परफॉर्मेंस दे पाए, ऐसा उन्होंने अवसर हमें प्रदान किया। एंड दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है हमारे भाई साहब जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, हमारा सत्कार किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी अभी अभी आपके सामने राम का गुणगान करके गए हैं, क्योंकि ये सकारात्मक सोच से आधारित ये सम्मेलन है। तो अब राम के बारे में किसी को क्या बताना, तो दोनों ले लो। सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। गाना शुरू कीजिए। तो अब जिस तरह से राम का गुणगान किया गया है, तो कृष्ण भी महाज्ञानी और महायोगी थे, तो कुछ उनके लिए भी हो जाए तो बेहतर है। तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ लोगों का स्वागत एक कृष्ण भजन से करती हूँ। धन्यवाद। कान्हा
धन्यवाद हम सभी का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। तो प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी का मतलब क्या होता है? बुद्धि विवेक। प्रज्ञा, प्रज्ञा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा जी का सम्मान भी किया गया है। कलाकारों और पत्रकारों का इस मंच पे सम्मान किया गया है और ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो 16 नवंबर को मनाया जाता है उस उपलक्ष्य में हो रहा है। और नेशनल ये लोक प्रसारण सेवा दिवस, आकाशवाणी का आप जानते हैं कि गांधी जी आए थे आकाशवाणी में, वो 12 नवंबर था, बीता हुआ कल जो है गांधी जी आए थे शरणार्थियों को संबोधित करने के लिए। जब यहाँ कुरुक्षेत्र में शरणार्थी थे तो उनको संबोधित करने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था, तो गांधी जी ने आकाशवाणी का उस समय सहारा लिया था और पार्लियामेंट स्ट्रीट पे वो आए थे। वो 12 नवंबर का दिन था। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए, बहुत देर से अरुण खरे जी की चर्चा हो रही थी क्योंकि वो पत्रकार थे और उपेंद्र खुशू जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय उपेंद्र खुशू जी का फोटो आप देख रहे हैं। हम सभी को उस फोटो की तरह जो है ना एक दिन शोभायमान होना है। आज ही क्यों ना समझ लें कि कल हम लोग नहीं रहेंगे, आज ही क्यों ना जबरदस्त काम करें, जबरदस्ती करने की जरूरत ना पड़े, सकारात्मकता को की अलग को आगे बढ़ाएं और घर ले जाएं पॉजिटिविटी को। यहाँ से गिफ्ट के रूप में हम लोग पॉजिटिविटी प्रदान करना चाहते हैं। मैं निर्जा पतल खुशू जी को आमंत्रित करूंगा। एक श्रद्धांजलि के रूप में ये कार्यक्रम हो रहा है और उपेंद्र खुशू जी आकाशवाणी के रिनाउंड ब्रॉडकास्टर, गुलगुलशन बुरहान जो आया था वो सारी बातें बताएंगे कि किताब के लेखक थे, रंगकर्मी थे, बहुत सारी बातें हैं। जी निर्जा जी। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार कहती हूँ और आज इस फैमिली और मन्ना साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का, मुझे रिस्पेक्ट दी, मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। और अपने आदरणीय जो हमारे मेहमान हैं, इन्होंने इतना कुछ कहा अपने मुल्क के बारे में, अपनी पॉजिटिविटी, सकारात्मक के बारे में। मैं क्या कहूँ उसके बारे में? मैं सिर्फ इतना कहूँ कि उसके लिए एक आसमान, एक ज़मीन, एक हवा, एक सुबह शाम, एक सूरज, एक चांद और हम सब एक हैं। इसी तरह इसी चीज़ों को हम अपने मन में बसाएं तो हम जिंदगी को आगे ले जाएंगे। आज सुबह शुरू हुई तो शाम को ख़त्म होती है। दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम उन सब को बोलकर आगे बढ़े और ज़िंदगी बहुत खुशनुमा बन जाएगी, ज़िंदगी बहुत आगे जाएगी। और उसके बाद क्या कहूँ, अरुण खरे जी और उपेंद्र खुशू जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, वो इतना काम अच्छा करके गए हैं कि हम सब आज उनके लिए 2 लफ्ज़ बोल रहे हैं। थैंक यू। और अरुण खरे जी जो मीडिया कर्मी थे, पत्रकार थे, उनका बहुत योगदान रहा है और उन्होंने जो काम किया है आज उसकी सराहना की जा रही है। और दोस्तों, और उपेंद्र खुशू जी जो मेरे पति भी हैं, उनके लिए शब्दों को जोड़ना आसान नहीं है। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, इतना कहूँगी वो एक शानदार इंसान थे, शानदार शख्सियत के मालिक थे, एक रेडियो ब्रॉडकास्टर थे, रंगकर्मी थे और फिल्मों में भी बहुत सारा काम उन्होंने किया। वो एक शानदार शख्सियत के मालिक थे। जब वो इंटरव्यू करते थे रेडियो में तो लोग कहते थे उनको, अगर ये हमें इंटरव्यू करेगा तो हम रेडियो में आएंगे। वो जब बोलते थे उनका बोलना इतना अच्छा लगता था कि लोग उनको सुनना पसंद करते थे। उन्होंने कश्मीर से लेकर अपना सफ़र शुरू किया है और वो पैदाइश उनकी जम्मू कश्मीर में हुई है और उसके बाद उनको बचपन से ही लगाव था रेडियो और स्टेज से। स्टेज के बारे में हम इतना कहेंगे कि 70 के दशक में उन्होंने एक प्ले जिसका उन्होंने निर्देशन किया था, वो था 3 चेहरे। उस टाइम उस ड्रामा को बहुत सराहा गया और लोगों ने बहुत उसे पसंद किया। उसके बाद उन्होंने जो उनका सबसे अच्छा सीरियल था, बहुत बेहतरीन मकबूल हुआ, वो था चौराहा। वो भी बहुत मकबूल हुआ और पूरे जो मुल्क में उनको शोहरत मिली वो मिली प्राण किशोर के द्वारा लिखे गए प्ले वो गुलगुलशन गुलफाम से। उन्होंने इतना शानदार काम किया है कि आज हम सब उनके लिए कुछ 2 शब्द बोल रहे हैं। और वो यारों के यार थे, दोस्तों के दोस्त थे, वो हर एक के लिए अच्छा सोचते थे।
मैं उनकी छोटी सी बात कहूँगी, जब भी किसी का फ़ोन आता था मैं नहीं उठाती थी, कहते क्या पता है इनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आप क्यों नहीं फ़ोन उठा रही हो। और अपना काम जो रेडियो के लिए करते थे, कोई भी काम उन्हें दिया जाता था वो बड़े शौक से करते थे और दिल लगा कर करते थे। छोटा भी काम हो वो उस काम को बहुत बड़ा करते थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो डब थिएटर बनाया और उन्होंने उसमें बहुत सारे प्लेस लिखे और उनका निर्देशन किया और उनकी बहुत से लोगों ने पसंद किया। वो बेंगलोर, जम्मू, दिल्ली हर जगह उन्होंने अपने शोज किए और लोगों ने उन्हें पसंद किया। उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने बहुत सारे रेडियोस में प्लेस में काम किया है, बहुत सारे इंटरव्यूज किए और मैं उनके लिए और क्या बोलूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी मन्ना साहब और आर्टिस्ट फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमें मंच पर आने का, 2 लफ्ज़ बोलने का जो उन्होंने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका शुक्रिया। हम तो आपसे और कुछ सुनना चाहते थे, क्योंकि आपके हाथों में जो पन्ने वो देखकर लगा। ये हमें टेक्स्ट भेज दीजिएगा प्लीज आपसे, क्योंकि उपेंद्र खुशू जी के साथ काम करना और बहुत सारे आप देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति जो है ना, एक एक महाकाव्य है, एक एक किताब लिखी जा सकती है। और जो सर ने किताब लिखा है जिसकी कीमत सुनकर तो पाँव तले ज़मीन खिसक गई थी जब फेसबुक पे देखा था, और सर ने फॉरवर्ड किया था या एडिट किया था, आप एडिटर हैं, और वो विदेश से किताब शायद वो क्या नाम है सर, विल्स ट्यूमर। ये विल्स ट्यूमर जो है बच्चों में होता है और सर बाल रोग विशेषज्ञ हैं, यानी कैंसर तो एक पार्ट है लेकिन पूरे बच्चों के ये पेडियाट्रिक सर्जन, देश के जाने माने पेडियाट्रिक सर्जन, डायरेक्टर प्रोफेसर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड KSCH। सर का बहुत बहुत आभार है कि सर आपने सकारात्मकता को न केवल यहाँ पधार कर, इससे पहले भी आपने लगभग 2 RJS के वेबिनार, अभी तो हाल ही में जो राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर के उपलक्ष्य में 6 नवंबर को मनाया जाता है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि RJS 7.25 साल से जरूर काम कर रहा था, लेकिन हम लोगों को जो दिशा मिली है वो बड़े बड़े ऐसे डायरेक्टर, सेक्रेटरी, आप जिस सोचिए फाइनेंस सेक्रेटरी सौरभ, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी थे सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी सौरभ मिश्रा जी जो हम लोगों के RJS के मंच पे आए, MS बिट्टा जी जब RJS के इस मंच पे आज़ादी की अमृत का था शुरू करवाने वाले, और बताना चाहूँगा डॉक्टर करण सिंह जी जिनके रिप्रेजेंटेटिव आज करण सिंह जी के साथ काम करने वाले 2 शख्सियत, डॉक्टर AK मर्चेंट जी अपने आप में द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पूरे विश्व शांति के लिए काम करने वाले, लिटरेचर के लिए काम करने वाले, और डॉक्टर करण सिंह जी तक पहुंचाने वाले शख्सियत भी यहाँ पर आ रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित अख्तरुल वासे साहब, आप खुसरो फाउंडेशन के, मैं दीनेवाल जी तो आध्यात्मिक गुरु हैं हम लोगों के, हमारे पत्रकार साथी आप सभी समझ रहे हैं, सुदीप साहब जी हमारे RJS गाजियाबाद के प्रभारी हैं, सुंदरम जी जो बहुत कार्यक्रम करते हैं, अभी 19 तारीख को भी कार्यक्रम कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, बिटिया के साथ आए हुए हैं, बिटिया गाती भी है और निश्चित रूप से समय मिला तो बिटिया की भी आवाज़ का हम लोग लुत्फ उठाएंगे। और भरत प्रसाद जी के बारे में हमने बताया आपको, तो भरत प्रसाद जी से हम लोग जानते हैं क्योंकि ये नई बातें बताने के लिए इनको आमंत्रित किया गया है, ऐसी बात जो मंच से आपने नहीं सुनी होगी, बहुत कम सुनी होगी, बहुत ही टेक्निकल चीज़ है लेकिन जीवन में अहम रोल अदा करती है। तो ऐसे भरत प्रसाद जी जिनका कि डिजिग्नेशन अगर बताऊं तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नेशनल इंडिया ग्रुप के भी APAA उसके बारे में बताएंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इंटरनेशनल APAA के काउंसिलर हैं और एडवोकेट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अटॉर्नी। सर ये टेक्निकल चीजें जो हैं ये यहाँ यूट्यूब पे भी हो रहा है। ओके, सबको नमस्कार और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर मनन जी का जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और राजेंद्र जी का जिन्होंने मुझे जोड़ा RJS फैमिली से। यहाँ आने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग होंगे और कैसा प्रोग्राम होगा, लेकिन आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है
खासकर जो आमंत्रित गेस्ट हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उनको देख के बहुत ही एक खुशी हो रही है कि इतने महान लोगों के साथ मुझे बैठाया गया है। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, अधिवक्ता हूँ, और मेरा जो एरिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ है, जिसको पेटेंट लॉयर, ट्रेडमार्क लॉयर भी आप कह सकते हैं। हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल है ये सब चीज़ों प्रोनाउंस करना। मैंने कुछ चीज़ें मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सब आप लोग इसको इजीली समझ सकें। थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं चीज़ें, लेकिन आजकल प्रचलन में यही है। अगर देखा जाए तो हिंदी जो किताबें हैं बहुत कम होती है, अंग्रेजी किताबें ज़्यादा होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ की। तो मैं लगभग इट हैज़ बीन लाइक 20 years in the profession, and I have been practicing especially into intellectual property rights law, जिसको हिंदी में बौद्धिक संपदा कहते हैं। बौद्धिक संपदा का शुरुआत किया जाए 1995 से अगर किया जाए तो हम देखे होंगे कि नीम और बासमती का पेटेंट हुआ था यूएस में। उन्होंने हल्दी का पेटेंट करा लिया था, और हल्दी के पेटेंट कराने के बाद इंडिया जो है तब जागी, इंडिया की सरकार तब जागी। उसके पहले हम ये सोचते थे कि हमारे जो फोरफादर्स हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जो संपदा था वो यही सोचते थे कि हमारे बच्चों के पास जाएगा, बच्चों के पास उनके बच्चों के पास जाएगा, और ये चलते रहेगा। मतलब ये कोई ले नहीं सकता, ये हमारा है, हल्दी हमारा है, नीम हमारा है, बस बासमती हमारा है। ऐसे बहुत हजारों और संपदा है हमारे देश के पास जो सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं है। लेकिन 1995 में जब यूएस ने हल्दी का पेटेंट कराया वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए, राइस टेक ने बासमती का पेटेंट करवाया यूके में, तब जाके हमारी सरकार की आँख खुली और सरकार ने कानून बनाना शुरू किया। यह जो एग्जिस्टिंग कानून था उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किया, और तब से ये जो जर्नी है हमारी शुरू हुई। इसी मामले में एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो आज एग्जिस्ट करता है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है, सरकार ने जितनी भी हमारी संपदा है हमारे पूरे देश में, उनको इकट्ठा करके एक वेबसाइट पे इन्होंने सब डाला हुआ है। जब हल्दी की डिस्प्यूट हुई थी, जब इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था और कैंसिल करवाया था, तो इसी ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर बहस हुई थी। ट्रेडिशनल नॉलेज ये था कि हम जो हल्दी का यूज़ करते हैं वो हजारों बरसों से हमारे देश में है, कि किसी को चोट लगे, किसी को बीमार हो तो हम हल्दी का यूज़ करते हैं। वो पहले ऋषि मुनियों ने किया था कि इस तरीके से जो मेडिसिन है वो स्पाइस के रूप में, मसाले के रूप में हमारे किचन में आ जाए और हमारे बॉडी के अंदर जाते रहे थोड़ा थोड़ा करके एज मेडिसिन। लेकिन बाद में इतने हजारों साल तक हम सोए रहे, हमें पता नहीं चला कि हमारी संपदा क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमारी एसेट्स क्या है कंट्री में। तो जब बाहर के देशों ने देखा कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, तब उन्होंने जब करना शुरू किया तब हम जागे। नीम का भी वही कहानी है। हम नीम का अगर पेटेंट हो जाता तो हम पेड़ तो उगाते, लेकिन उसका पत्ता तोड़कर हम यूज़ नहीं कर सकते। हम जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं गाँव में, वो छिड़काव नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम हो जाती। तो इससे हम बचे, और ये कानून जो बना, कानून बनने के बाद काफ़ी काम हुआ है, सरकार भी काम कर रही है, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। मैं इंटरनेशनल एसोसिएशन में हूँ, इंडियन चैप्टर का वाइस प्रेसिडेंट, और इंटरनेशनल बॉडी में काउंसिलर भी हूँ, जो मनन जी ने अभी बताया। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी काम हो रहा है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ है, इसका जो मेन सोर्स है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से होता है, WTO से। 1995 में सरकार ने जब ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन किया, ट्रिप्स होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तब उन्होंने साइन किया था। वो करने के बाद सारा जो हमारी लॉ है वो हम इंडियनाइज करना शुरू किया। हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसमें काफ़ी बदलाव लाए, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। पेटेंट का भी वही था, जैसे पहले पेटेंट का हमारे पास कोई इंडियन पेटेंट बहुत ही कम होता था, बाहर की कंट्रीज के पेटेंट ज़्यादा पेटेंट करवाते थे इंडिया में। लेकिन अब जो सरकार ने ये बोला है कि हम 80% फी रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब पहले जो हम फी पे करते थे उसका 80% डिस्काउंट कर दिया है यूनिवर्सिटीज से अगर आता है तो। यूनिवर्सिटी में इसलिए क्योंकि ज़्यादा रिसर्च यूनिवर्सिटी में होता है, जहाँ पे रिसर्च होगा वहाँ पे इन्वेंशन होगा, जहाँ पे इन्वेंशन होगा वहाँ पेटेंट होंगे, और वो संपदा बनेगी हमारी देश की। इसलिए 80% जो रिडक्शन हुआ है फी का, दैट इज फॉर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया।
और एनी अदर यूनिवर्सिटीज स्पेशली फॉर इंडिया, दैट इज अ रिडक्शन। और सरकार की जो टारगेट है टू फाइल 10,000 एप्लीकेशंस एवरी ईयर फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज, दिस इज which is a very great thing for India। मतलब आने वाले इंडिया में हम उज्जवल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ी बात है। आज के दिन में जब हम रिसेशन की बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आई है और आने वाली है, आज के दिन में जब हम इस तरह का नेगेटिव बातें करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया में ये बात नहीं होती। इंडिया में ये होती है कि कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है, न्यू कंपनी सेटअप हो रही हैं, न्यू लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, रिक्रूटमेंट हो रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात होती है वर्ल्ड वाइड। तो अगर यहाँ पे कंपनियां अगर बढ़ रही है, लोग अगर ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब मोर एंड मोर इन्वेंशंस इन इंडिया, और ज़्यादा इन्वेंशंस का मतलब R&D हमारे पास आ रहा है। और जो प्रोविजन है लॉ में कि अगर इंडिया में इन्वेंशन हो रहा है, सो दैट पेटेंट हैज टू बी फाइल्ड इन इंडिया, पहले इंडिया में फाइल होनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया में फाइल नहीं करते हैं, अगर विदेश में फाइल करते हैं, सो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट यू विल बी फाइलिंग दोज एप्लीकेशंस अब्रॉड। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर फाइलिंग अब्रॉड? आज के दिन में चाइना जो सबसे ज़्यादा फाइल करता है पेटेंट एप्लीकेशंस, वो इसलिए करता है कि पूरे वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन हाउस है दैट इज चाइना। चाइना में सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, R&D सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फाइलिंग करते हैं। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया है, अपने जो पेटेंट ऑफिस है, ट्रेडमार्क ऑफिस या जो गवर्नमेंट ऑफिस है, उन्होंने इस तरीके से अपलिफ्ट किया है, उनका काम बहुत ही फास्ट होता था। एक टाइम में इंडिया में पेटेंट की जो अवधि है 20 साल का होता है, हमारे देश में 15 साल लग जाते थे इंडिया में पेटेंट ग्रांट होते होते, तो आखिरी के 4 या 5 साल बचता था जिसमें हम पेटेंट का एडवांटेज ले सकें। वो एडवांटेज आज के दिन में बहुत कम हो गया है, 3 से 4 से 5 साल मैक्सिमम में हो जाता है। अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें, जो बौद्धिक संपदा कहते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेटेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्वेंशन रिलेटेड होता है, जो नई इन्वेंशन जो भी होती है वर्ल्ड में, उसका पेटेंट किया जाता है। फिर ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क मीन्स कोई भी चीज़ आप लेके चलिए कि एक कटा हुआ सेब अगर हम दिखाएं कि ये क्या है, तो आपके दिमाग में आएगा कि एप्पल लिंक, कि एप्पल लिंक का प्रोडक्ट है, एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि ये टिक मार्क है, तो ये टिक मार्क क्या है, ये नाइकी का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से जो चिन्ह होता है, जो मार्क होता है, वो बताता है कि ये प्रोडक्ट किसका है, कौन सी कंपनी के, मतलब हु इज़ द प्रोप्राइटर, और व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप में से जितने भी लोग एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, वो बता सकते हैं कि एप्पल की क्या खासियत है, उसके मोबाइल फ़ोन हो, आईपैड हो, आईमैक हो, जो भी हो, देयर इज़ अ क्वालिटी। So quality is always linked to the company and the company is represented through that mark, through that brand। पुराने ज़माने में लोग जो पोल्ट्री होते थे, गाय, भैंस, बकरे, उनको कैसे चिन्ह लगाया जाता था, लोहा गर्म करके उनको चिन्ह दिया जाता था। तो ये जो प्रचलन अभी है पहले भी था, लेकिन पहले का तरीका अलग था। आज के दिन में ज़माने बदल गए, अब हम ट्रेडमार्क को अलग तरीके से करते हैं। अगर आप देखें गूगल या फेसबुक, गूगल और फेसबुक का कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, उनका कोई मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता है, फिजिकल प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है उनका, गूगल या फेसबुक का। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक प्रोग्राम बनाया और एक वेबसाइट पे डाल दिया। हम सब यूज़ करते हैं फेसबुक, गूगल, हम उस पर जाते हैं, अपना काम करते हैं। फ़ायदा किसको होता है? कंपनी को होती है। हम जितना भी यूज़ करेंगे फेसबुक या गूगल, प्रॉफिट जो है दैट विल गो टू द कंपनी। जो ओरिजिनल कंपनी है, जिन्होंने बनाया सॉफ्टवेयर, उनको फ़ायदा होता है, हमें नहीं होगा। हम अपने फोटो डालेंगे, हम जो भी करेंगे, दैट इज़ we are using it, but the advantage, the profit is going to those companies। अब आने वाले टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात हो रही है कि आप फेसबुक पे जो फोटो डाल रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं वहाँ का फोटो डाल रहे हैं, आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होके वो डाटा गुजरेगी और उससे वो डाटा पैटर्न स्टडी करके आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज योर पैटर्न। वो आपसे ज़्यादा आपकी जो AI है, AI बताएगी आपके बारे में। तो दैट इज द थिंग विच इज गोइंग टू कम द नेक्स्ट 5 to 10 years। 10 साल में इंडिया में या पूरा वर्ल्ड में ये सारा चीज़ बदल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, बहुत सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद करेगी। जैसे किसी को कोई बीमार है तो दवाई कौन सी खानी है, डॉक्टर से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा कि आपकी कौन सी दवाई की जरूरत है। या आपको कहीं पे वोट देना है तो किसको वोट देना है, वो भी यूज़ करेंगे, पॉलिटिशियंस भी यूज़ करेंगे। So that is something which is going to be very impactful, effectful, and things are going to change।
आज के दिन में जो हम फिजिकल लाइफ के ऊपर रिलाई करते हैं, दैट इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली। विल बी लिविंग ए लाइफ इन ए डिजिटल वर्ल्ड। एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, एक मेटावर्स क्रिएट हो रहा है, which is unseen। अगर आप सोचेंगे कि अभी यूरोप में जाके घूमना चाहते हैं तो मेटावर्स के जरिए आप यूरोप में होंगे, वहां पे बैठ के आप घूम रहे होंगे, पेरिस में जाके घूम रहे होंगे। सो दिस इज समथिंग which is going to come and there are lot of investment taking place in this regard। so इसलिए हमें एज इंडिया, अगर इंडिया की बात करें आज और कल, मतलब आने वाले कल, तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। 2021 जून तक जो ट्रेडमार्क फाइल्स में है, 50 लाख ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुके हैं इंडिया में जून 2021 तक। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में जो पिछले कई वर्षों में हुए हैं वो 5 साल में दुगना हो जाएगा। हम 50 लाख से 1 करोड़ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर चुके होंगे। सो स्पीड जो है, इसका स्पीड बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जो हमारी संपदा है, बौद्धिक संपदा की जो हम बात करते हैं, हमारी बौद्धिक संपदा में बहुत सारे ऐसे भी संपदा है, प्रॉपर्टी है जो हिडन है, गाँवों में है, स्टार्टअप्स में है। जो यंग बच्चे कॉलेज, इंजीनियरिंग, IT के स्कूल से, कॉलेजेस से निकल रहे हैं, वो अपना बना रहे हैं वहाँ पे। सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड अगर इंडिया को आगे ले जाना है। जब हम, जैसे हमने बताया कि हम रिसेशन की बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारी एक्सपेंशन हो रही है, न्यू कंपनीज क्रिएट हो रही है, और इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट इज गोइंग टू स्टे अलाइव इकोनॉमिकली एज ए इकोनॉमिक पावर हाउस। इंडिया ही है जो सरवाइव करेगी इस मार्केट में। उसमें अगर हम डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं अमेरिका और यूरोप बहुत डेवलप्ड हैं और इंडिया अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, तो गलत है। डेवलपमेंट का परिभाषा सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। अगर किसी ने बड़ी बिल्डिंगें बना ली, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लिया और बोले कि हम डेवलप्ड हो गए, तो दैट इज नॉट डेवलप। डेवलप वो होते हैं जिनका एक संस्कार होता है, जीने का तरीका होता है। हमारे पेरेंट्स हमें कैसे पालते हैं, पोसते हैं, आप अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। इंडिया इज सेड टू बी अ रिच कल्चर, रिच रिलीजन, और इस तरीके से जो मिल के रहते हैं, दैट इज द रियल वेल्थ। कि हम एक चीज़ों को जो समझते हैं कि दिस इज द रियल वेल्थ, एंड देयरफॉर इंडिया को अगर कोई कहे कि डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलपमेंट, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। Monetarily, maybe we may not be wealthy like the Americans or maybe the European people, but still we have a lot of things which we should be proud of. And US अमेरिका में क्या होता है, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, बहुत बिल्डिंग है, क्या करेंगे, बंदूक ले जाएंगे, मॉल के अंदर गोली मार देंगे। This is called the development? This certainly, मैं नहीं मानता कि this is called development. डेवलपमेंट ये है कि हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बात कर रहे हैं, एक भाईचारा है। आप घर में भाई बहन हो, बच्चे हैं, जो एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है, जो हम बिल्डअप करते हैं, और एक दूसरे के साथ जो रिलेशन हम बिल्डअप करते हैं, और एक फीलिंग्स होती है, दैट इज अ रियल वेल्थ रियल लाइफ में। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड इट हैज़ बीन रियली अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल, एंड आई होप आई विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू इन डिटेल, और टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आई विल नॉट टेक इट फर्दर। Thank you very much. Thank you. थैंक यू भरत प्रसाद जी। और भारत एक परिवार, विश्व एक घर। सर, सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात आपने कही है, तो आपके लिए पूरी अपॉर्चुनिटी है। आज़ादी की अमृत गाथा के लिए हम लोग टेक्निकल सेशन बुलाएंगे और आपकी सेवाएं भी चाहेंगे। हम लोगों के पास वक्ता अभी भी हैं, समय की सीमा होती जा रही है। शुरू में तो लिबर्टी होती है, और सर हंस रहे हैं, ये मुस्कान बनी रहनी चाहिए सर, ताउम्र बनी रहे, नई पीढ़ी तक जाए, और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये मुस्कान नई पीढ़ी तक जाए। मैं बुलाना चाहूँगा, परवेज जी हैं क्या? परवेज अख्तर जी आने वाले हैं। देखिए, हम लोगों का कंसेप्ट आरजेएस फैमिली का है, और जुगल जोड़ी जब आती है, आरजेएस आयोजन समिति के जो चेयरमैन हैं राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, उनका अनुरोध है कि हम लोग जुगल जोड़ियों को आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड देते हैं। आज भी एक जुगल जोड़ी चेयरमैन आयोजन समिति की तरफ से आई हैं। मैं चाहूँगा कि दोनों जुगल जोड़ी आ जाएं, राजकुमार कुशवाहा जी, और स्वयं अपनी धर्मपत्नी का नाम आप बताएंगे, क्योंकि हम लोगों का ये आरजेएस फैमिली का कंसेप्ट है कि आरजेएस फैमिली के साथ अगर आप हस्बैंड वाइफ आते हैं
तो निश्चित रूप से उस सकारात्मकता के तहत मैं चाहूँगा कि इनका सम्मान किया जाए और एक महिला ही सम्मान करें। तो आ जाइए और तब तक आप इंट्रोड्यूस 2 मिनट के लिए समय दिया गया है। 2 मिनट आप इंट्रोड्यूस करिए। यहाँ आ जाए, वो वेबिनार भी चल रहा है। जी पवन आ गया आप परम आदरणीय आज के सभा के सभापति महोदय, उपस्थित हमारे मंच पे आसीन प्रबुद्ध जन, मैं और सामने बैठे हमारे बुद्धिजीवी लोग, सभी लोगों को राजकुमार कुशवाहा का सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। मैं तो शुरू में आया, जब बैठा तो मुझे लगा कि बहुत कम आदमी हैं। फिर मैं सोचा कि कम आदमी है क्या होगा, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ नज़रिया बदल गया, चश्मा बदल गया मेरा। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ये तो भरा हुआ है और इतना भरा हुआ है कि जगह कहीं पर भी नहीं है। वो चश्मा पहले दूसरे तरह का चश्मा था, अब चश्मा मेरा दूसरा है। ये चश्मा बुद्धि का चश्मा है, जो जिस चश्मे से देख रहा हूँ, एक एक आदमी जो है हजारों के बराबर है, जो अपनी बुद्धि को अपने बुद्धिजीवी दिमाग से इन्होंने जो पैदा करके लोगों को सिखाया, पढ़ाया और बताया, शायद उसमें मैं भी समा सकूं, ऐसा मैं अपने आप को धनी समझूंगा। आज हम जिस संस्कृति, सभ्यता और संस्कार से जुड़े हैं, इस संस्कृति, सभ्यता और संस्कार जो है हमारा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो संस्कृति, जो डोगरा भाषा से लेकर असमिया भाषा, भोजपुरी भाषा, यानी तमाम भाषा जो मिलकर संस्कृति बनती है, उस संस्कृति को बरकरार रखने के लिए, और इसी चीज़ों को हम लोग संस्कृति कहते हैं। लेकिन संस्कृति को क्या हम बरकरार रख रहे हैं? संस्कृति को आज आप तोड़ने के लिए, आपका विदेशों से लोग आपके लिए चलकर और पैसे खर्च करके आपकी संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। आपका जात पात के भेद करके, ऊंच नीच के भेद करके, कपड़े का, बोलचाल का, भाषा का भेद करके वो लोग तोड़ना चाहते हैं, जो हम लोग कतई आरजेएस के माध्यम से चाहूँगा कि कतई ऐसा ना हो, और इसका अभियान आप लोग चलाएं, ताकि कतई हम लोग का संस्कृति और सभ्यता और संस्कार उसमें जुटा रहे। और उस संस्कार में हम अपने बच्चों को भी चाहेंगे कि हम लोग एक गार्जियन की हैसियत से जब घर में बैठते हैं तो 4 आदमी बैठते हैं, पति पत्नी बच्चा और हमारे पिताजी बैठते हैं, तो चारों के पास मोबाइल होता है, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने का हमारे पास टाइम नहीं है। और 4 आदमी आप लोग अलग अलग बैठ कर गप्पे करते हैं, लेकिन हम लोग पहले, आप याद कीजिए, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, मुझे भी याद है कि हम किचन में हम लोग खाना खाते थे, उससे भी वास्तुशास्त्र बढ़िया होता था। और हम लोग चारों आदमी सब जब बैठ के खाते थे तो पूरे दिनचर्या की बातें करते थे, कहते थे कि हाँ आज सुबह में क्या किए भाई, तो आज खेतों में काम किया, तुम कहाँ गए, तो स्कूल गया था, क्या पढ़ाई हुआ, ये पढ़ाई हुआ, तो सारी बातें करते थे। अब जो है हमारे बच्चे चारों आज मोबाइल में लगे हैं। ये हमारा क्या, मोबाइल हमारे संस्कृति को बरकरार रखने में कामयाबी देगा या संस्कार को बरकरार रखने में कामयाबी देगा? ये मोबाइल बनाने वाला भी कह दिया है कि मोबाइल जीवन को बर्बाद कर रहा है, मोबाइल बनाने वाला भी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों का संस्कार जो है, आप हम सबको का जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने बच्चे को संस्कार, हम अपने संस्कार विहीन न होते हुए अपने संस्कार को बरकरार रखते हुए अपने बच्चों को संस्कार दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत होगा। और प्लीज आप, हाँ जी, सम्मान ही करेंगे। देखिए, जुगल जोड़ियों का सम्मान करने की आरजेएस की परंपरा है, और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हम लोगों ने अवार्ड भी दिया था। आप आयोजन समिति के चेयरमैन राजेंद्र सिंह जी कुशवाहा जी हैं, और आप भी कुशवाहा जी हैं। तो और मैडम जो है आपके एडवोकेट प्रभा कुशवाहा, एडवोकेट नोएडा में सूरजपुर।
एडवोकेट राजकुमार जी। तो ये जोड़ी बनी रहे, मुस्कुराती रहे। आज ये फैमिली की दुआएं यही हैं और इसी तरह से लेकिन आप लोग जाएंगे नहीं क्योंकि नाश्ते की व्यवस्था है, 6 बजे के बाद प्रदान किया जाएगा, इसलिए आप लोग लेकर जाएंगे क्योंकि बहुत दिल से कार्यक्रम किया जाता है। देखिए हर शब्द में एक ऑपरेशन होता है, हम लोग अपने शब्दों का ऑपरेशन कर देते हैं। ये सकारात्मक मंच है, यहाँ पर कोई नकारात्मक बात करने की जरूरत ही नहीं है। हम भी सीख रहे हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, लेकिन जैसे ही गलतियां होती हैं, सुंदरम जी कहते हैं कि हम लोगों के मन में आते हैं विचार नकारात्मक आते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि भाई हम तो सकारात्मक मन से। इशाक खान जी भी दूरदर्शन से वो भी आए थे, इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं, तो उनके हाँ ऑपरेशन कहीं जाना है, उनको हॉस्पिटल जाना है, बताए थे पहले। तो मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो सकारात्मक मन से जुड़ गया है तो वो गाहे बगाहे मन में तो आती है, मेरे मन में भी आती है, बहुत सारे पीड़ाएं आती हैं। 7.5 सालों में मैंने जिंदगी को कैसे झेला है, आप सभी लोगों ने झेला है। वो झेलने का कारण सिर्फ यही कि नकारात्मक माहौल, सिर्फ नकारात्मक माहौल के चलते हम लोग पीड़ा झेलते हैं, हमारे पड़ोसी पीड़ा झेलते हैं, हमारे हमसे भी पीड़ा लोग झेलते हैं हमारे नकारात्मक माहौल के चलते। तो हम कोशिश करेंगे, और अगर महापुरुष बनने के लिए यहाँ कोई नहीं है, महापुरुष लोग तो महापुरुष होते हैं, हम इनके रास्ते पे चल तो सकते हैं, ये इन महापुरुषों के रास्ते पे चलने की कोशिश तो कर सकते हैं। इसीलिए इन महापुरुषों का जीवन परिचय सबसे पहले कराया गया था। और अब मैं ऑपरेशन की बात चली है तो हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जो भारत में जाना पहचाना नाम है, प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कुमार सरीन जी। आरजेएस फैमिली से बहुत पुराना नाता है, मेरे ख्याल से जब एमएस थे आप लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के, लोकनायक अस्पताल के आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, तब से आरजेएस फैमिली और पॉजिटिविटी की बातें होती थी। और धीरे धीरे जब ये मंच पे आज़ादी की अमृत गाथा आया तो उसको आपने सपोर्ट किया। आप आज़ादी की अमृत गाथा में जो स्वास्थ्य संबंधी जो विचार विमर्श होते हैं, हर रविवार आरजेएस वेबिनार होता है, ये गांठ बांध लीजिए आप लोग, 150 कार्यक्रम करेंगे। मैं भूल गया आरजेएस एडवाइजर प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी को। बिजन मिश्रा जी अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ी देर में हम आपको हैदराबाद से जोड़ेंगे बोलने के लिए। लेकिन प्रोफेसर योगेश सरीन जी जिन्होंने बहुत ही बहुमूल्य किताब लिखी है, वो भी बहुत अच्छी है, और पेडियाट्रिक सर्जन हैं, पॉजिटिव व्यक्तित्व हैं। जब हमारे मॉडरेटर जो कि नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, मॉडरेटर ने योगेश सर बोला तो सर नाराज हो गए थे, लेकिन हमारे मॉडरेटर ने एक शब्द नहीं बोला कि सर तो ये तो आम शब्द नहीं। जो हमारे मॉडरेटर, जो हमारे आरजेएस फैमिली के पॉजिटिव स्पीकर हम लोगों ने बना रखा है, जो पॉजिटिव बातें करते हैं। मॉडरेटर ने हमसे कहा कि सर मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ, लेकिन मैंने कहा आपने लगता तो सबको है, लेकिन अगर सर ने कह दिया तो कह दिया, अगर हमारे माता पिता ने कुछ कह दिया तो कह दिया, उसको दिल से मत लगाओ। और सर हम भी चाहते हैं कि सर हटा दें, लेकिन सर हटाएं कैसे? कि सर ही कहते हैं कि हमें सर कहो, तो हम हटाएं कैसे? लेकिन योगेश कुमार सरीन जी ने उस समय शिक्षा दे दी, और आरजेएस आप लोगों के एक एक चीज की शिक्षा लेकर ही आगे बढ़ता है। अगर डॉक्टर अभय सिन्हा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, पता नहीं डॉक्टर हैं कि नहीं, लगा दिया मैंने सम्मान के स्वरूप में, लेकिन पत्रकार के रूप में और हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर योगेश सरीन जी एक पॉजिटिव व्यक्तित्व हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। ऐसे डॉक्टर मिलना भारत को बहुत मुश्किल है आज के इस, जानते ही कौन सी दौड़ लगी है, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान जो है बढ़ के करना चाहिए। यही बताने के लिए आज आरजेएस मंच पर हम चाहेंगे आपके उस उद्बोधन को जो एक चिकित्सक के रूप में नहीं, आरजेएस फैमिली के रूप में। स्वागत है सर मंच पे, और ये वेबिनार के माध्यम से पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, आप जो भी बोलेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। जय हिंद सर। आपका धन्यवाद महोदय जी, जो इन्होंने मेंशन किया कि सर, हाँ मैं अपने आप को सर नहीं कहलवाना चाहता हूँ, बड़ा सबको एक ही लॉजिक देता हूँ कि मुझे सर बहुत ब्रिटिश लगता है, बहुत कॉलोनियल लगता है। सर कहते ही एक आदमी बड़ा एक आदमी छोटा हो जाता है,
अगर अंग्रेज लोग चले गए 75 साल पहले और उसकी आज मना रहे हैं तो कोई सर नहीं, वी आर ऑल इक्वल। आप अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी हैसियत से, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन से अच्छा कीजिए, किसी को सर कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, मैं कथनी और करनी में कोई डिफरेंस नहीं रखता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट हैं अभी वार्ड में काम कर रहे होंगे ऊपर, उनको भी मैंने क्या रखा है, वो भी मुझे सर नहीं कहेंगे, वो मेरे नाम से मुझे बुला सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, योगेश कह सकते हैं। नहीं तो उन्होंने बहुत कह दिया आपके नाम से नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो हमने कहा कि आप चीफ बोल सकते हैं, क्योंकि मैं चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट और भी चीफ। बट जब सर कह दिया तो सर और भी थोड़ा फर्क आ जाता है, तो इसलिए क्षमा मांगता हूँ, इसलिए मैंने टोका होगा। 2 मिनट बोल सकते नहीं, समय की थोड़ी है। कुछ चीज़ें जो मैं रोज़ ऑब्जर्व करता हूँ उससे पहले शुरू करूँगा, फिर अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। कल मैं चंडीगढ़ में था एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, आज सुबह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में लेक्चर देना था, यहाँ हूँ। तो मैं सुबह वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली से चंडीगढ़ गया। मैं 31 कंट्रीज घूम चुका हूँ, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में काम कर चुका हूँ। वंदे भारत में बैठ के 3 घंटे से कम में मैं जब चंडीगढ़ पहुंचा तो लगा कि ये विदेश से कहीं कम थोड़ी है। जो उसमें क्लिनलीनेस था, जो उसमें इतनी आसानी से बुकिंग हुई थी और सब कुछ बैठे, ऐसा ही विदेश में। इनफैक्ट जो आज आप मेट्रो में दिल्ली में सफ़र करते हैं, तो अगर आपने कभी, मैंने लंदन में काम किया बहुत साल पहले, तो वहाँ की मेट्रो इज़ फार वर्स। आप धक्का धक्की जो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा है। लेकिन एक फ़र्क है, वहाँ पे VIP कल्चर नहीं है। आप जिस मेट्रो कंपार्टमेंट में भीड़ भाड़ में खड़े होंगे तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ का एक मिनिस्टर भी बगल में ही एक कोने में अपनी पीठ टिका के साथ में खड़ा हो। हमारे यहाँ VIP कल्चर है, वो VIP कल्चर को ख़त्म करना है, इस सर को ख़त्म करना है। मैं किसी पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा के साथ नहीं संबोधित कर रहा हूँ, लेकिन मानिए किसी मिनिस्टर को, मिनिस्टर छोड़िए, छोटे शहरों में तो एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जब जा रहा होता है सड़कें बंद कर दी जाती हैं। लेकिन मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि एक हिंदुस्तान में जैसे द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। आप लोग काफ़ी बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं और कुछ लोग तो मीडिया से शायद ये बता भी पाएंगे, लेकिन मैंने ये सवाल बहुत सारे डॉक्टरों, सीनियर डॉक्टर से करा कि आप मुझे 1947 से लेके अभी तक के सभी प्रेसिडेंट के नाम बता दीजिए। कोई नहीं बता पाता है, ठीक से कोई नहीं बता पाता। जब वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर छोटे शहर में होता है, वो राजा होता है वहाँ का, और मतलब सब उसको झुक के मिलेंगे और सलाम करेंगे। बड़ी उम्र के लोग उनके पैर छूते हैं, ये होता है, आज भी होता है हिंदुस्तान में। लेकिन वो ट्रांसफ़र हो जाता है और वो रिटायर हो जाता है, वो मर जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक छोटे गांव में जहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वो कलेक्टर 1500 का हैंडपम्प लगवा देता है। 1500 भी उसके जेब से नहीं जाते हैं, वो एक सिस्टम को फैसिलिटेट करता है। और वो जो हैंडपम्प है अगले 20 साल तक पानी दे रहा है, चाहे 10 फैमिलीज को दे रहा है, वो सब उसको याद रखते हैं। उसका नाम नहीं याद रखेंगे, उसका चेहरा भी शायद नहीं याद रखेंगे, और इतना जरूर कहेंगे भला सा एक आदमी था, वो आया था, एक हैंडपम्प लगवा गया, हम आज पानी पी रहे हैं। तो आपका नाम आपको कोई याद रखने वाला नहीं है। जब आप मर जाते हैं 4 दिन के बाद, इवन फैमिली, आप फैमिली की बात करें, सुबह अगर डेथ हो जाती है तो कहते हैं फटाफट निपटाओ। वो लोग बोलते हैं नहीं, बाहर विदेश से बच्चे आने वाले हैं, उसकी वेट नहीं करते हैं, डेड बॉडी हो जाता है, नाम नहीं रहता, डेड बॉडी। वही माँ बाप डेड बॉडी जिन्होंने अपना पेट काट के आपको बड़ा किया, आपने भी सेवा करी होगी, लेकिन जिस दिन गए तो गए। और क्या याद रह जाता है? लेगेसी याद रह जाती है। अगर मेरी बूढ़ी माँ 83 साल की मेड की बच्ची को बैठ के 4 ABCD सिखा देती है, शायद वो उसको याद रहेगा। आप अपने साथ वाले को जरा सी मदद कर देंगे, उसको शायद याद रहेगा। तो हम आई वॉज फॉर्चुनेट, मेरे तो पिताजी का देहांत हो गया था जब मैं 13 साल का था, घर में रोटी खाने को नहीं थी। लेकिन उसका ये मायने नहीं है कि आप आगे, मैं रिजर्व कैटेगरी से नहीं आता हूँ, और आप लोग जानते हैं कि जनरल कैटेगरी की बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, कंपटीशन बहुत रहता है। लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू गिव अप। आप गिव अप करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करिए, आपको सब कुछ धीरे धीरे मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ती है। कुछ चीज़ें जो मैंने उम्र के साथ सीखी हैं, एक वर्ड जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक्सेप्टेंस। बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। बगल वाले घर के पास बड़ी गाड़ी और सब कुछ है और आपको भी चाहिए, इसलिए आप थोड़ा हेरा फेरी करेंगे, करप्शन करेंगे। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करिए, आपको ईश्वर ने बहुत ज़्यादा दिया है। देखिए, लोगों के पास रोटी नहीं है खाने को। एक्सेप्टेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ज़िंदगी में जो भी घटता है उसको आप एक्सेप्ट करना सीखिए। वो ईश्वर ने आपको दिया है, वाहिगुरु का सिर मत्थे रखो। दूसरा चीज़ है ग्रैटिट्यूड। सभी यहाँ पे धार्मिक नहीं हो सकते हैं, शायद कुछ नास्तिक भी हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है नास्तिक से भी, लेकिन जो भी ईश्वर देता है उसे ग्रैटिट्यूड रखिए। वो बहुत बहुत ज़रूरी है। ईश्वर को सुबह उठ के कहिए कि हाँ, मुझे शुक्र है अगला दिन दिया और मैं फिर से अपनी मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ। तो थर्ड थिंग इज हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लगे रहें, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जब मैं बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ, सकारात्मक बातें कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें जो मुझे दिखती हैं, जो मैं जिससे विचलित होता हूँ, वो भी बोलूँगा। सॉरी, वो नकारात्मक हो सकती हैं। मैं आप जब दिल्ली आज वापस आ रहा था शताब्दी से, तो दिल्ली एंटर करने के बाद जो स्लम्स और वहाँ पे जो प्लास्टिक फैला हुआ देखा, मेरा बस चले तो मैं 6 महीने की नौकरी से सबैटिकल लेके वो सारा गंद उठा दूँ। मेरा काम नहीं है, लेकिन बहुत दिल दुखता है। वहीं पे वो गाय और बछड़ा वो सब खा रहे थे, वो सब प्लास्टिक उनके पेट में जाए और मरेंगे वो लोग। हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि अपना रैपर कार के शीशे से नीचे करके बाहर न गिर दें। छोटी छोटी बातें हैं। आप सिर्फ उस कार में ही रख लें, घर पहुँचे अपने डस्टबिन में डाल दें। अगर इतना हम शुरू करेंगे, धीरे धीरे ये भारतवर्ष भी सिंगापुर जैसा हो जाएगा। हर किसी को डंडा करने की जरूरत नहीं है, 20,000 का फाइन लगाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपना अगर फर्ज निभाना शुरू करे तो आई थिंक कोर्ट्स विल नॉट नीड लॉयर्स एंड हॉस्पिटल्स विल नॉट नीड डॉक्टर्स। अगर हम लोग तो, और मैं अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। एलोपैथी के डॉक्टर्स ने भी पीछे बहुत, मैं भी एलोपैथी का डॉक्टर, एलोपैथी मतलब जिस तरह के अस्पताल में आज बैठे हैं, बहुत शोर मचाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी का आइडिया है वैसे कि सारे जितनी भी पैथीज हैं उनको जोड़ा जाए, आपस में एक कर दिया जाए। आई वॉज बिग सपोर्टर, बट मेरे बहुत सारे बाकी डॉक्टर लोग इसके लिए सही अच्छा नहीं मानते। क्रॉस पैथी और कितनी बातें हुई और कोर्ट तक बातें गई और ये सब। लेकिन मैं अपनी क्वालिफिकेशंस की बात करूँ, MBBS किया, MS किया, MCH पीडियाट्रिक सर्जरी किया, बहुत सारी कंट्रीज में जाके फेलोशिप्स ली, और 58 साल की उम्र में, 57 साल की उम्र में 2019 में मैंने रेड क्रॉस का आयुर्वेदा और योगा का कोर्स शुरू किया। योगा 5 साल पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा डायबिटीज ठीक नहीं होता था और सिर्फ योगा से ही, इंसुलिन 40 मिनट लगाता था, कुछ फर्क नहीं पड़ा, योगा से ही फर्क पड़ा। तो आयुर्वेदा मुझे बहुत कम समझ लगता था, बहुत सवाल करता था। वो क्लास में वो लोग बहुत परेशान हो जाते थे टीचर्स, ये बहुत सवाल करता है, लेकिन वो सवाल करने का उनको नीचे दिखाने का नहीं था, मेरे को अंदर से ही एक था कि मुझे कुछ समझना है, सीखना है। तो मैं बहुत प्राउडली इस फॉरम से पब्लिक मीडिया पे कह रहा हूँ कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, बट मैं आयुर्वेदा में भी विश्वास रखता हूँ, योगा में भी विश्वास रखता हूँ, यूनानी सीखा नहीं है, यूनानी में भी विश्वास रखता हूँ। जो जिसको अच्छा लगता है, जहाँ से, और ये हर चीज़ में है, धर्म में है, मेडिसिन में है, जहाँ से जो अच्छा मिलता है वो ले लीजिए। वो जो आमिर खान की किताब में है, वो मूवी में बोला था, वो 3 Idiots में, जहाँ से ज्ञान मिलता है ले लीजिए और अपना ज्ञान रोज दिखाइए। यो ज्ञान ज्ञानी करके मेरी 25 डिग्री कोई याद नहीं रखेगा। मैं क्या करता हूँ वो मेरे बच्चे देखेंगे, मेरे गार्ड देखेगा मेरे घर के बाहर, और वही रह जाएगा। तो इतना जरूर करिए इस भारतवर्ष के लिए। कोई मुश्किल नहीं है इसको सिंगापुर और USA बनाना। हम लोग बहुत गलत दिशा में चल गए हैं, खाना गलत खाते हैं। आयुर्वेदा में सीखा, वो कहते हैं विरुद्ध आहार। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा है, फ्रेज में तो अभी एलोपैथिक कॉन्फ्रेंस में जाके बोलता हूँ, विरुद्ध आहार। जंक फूड, अब जंक फूड वो आपको जमता नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी का है ना जंक फूड, इसीलिए दिमाग में बैठता नहीं। लेकिन जंक फूड शुड बी डाउन,
जंक फूड विच शुड बी जंक। तो हम लोगों को इवेंचुअली लोग बात करते हैं फार्म हाउसेस की, डॉक्टर साहब लॉयर साहब ये कमाएंगे जब लाखों करोड़ों तो एक फार्म हाउस भी साथ में लेंगे, एक छोटा घर में रहेंगे दिल्ली में लेकिन फार्म हाउस क्यों? क्योंकि वापस तो उन्हीं गाँवों में जाना है, वही मक्का की रोटी खानी है। और क्या खा लोगे आप? वही मक्का की रोटी खाओगे। और आगे आगे जब 60-70 साल के हो जाओगे, आधे से ज्यादा में इंडियंस को डायबिटीज हो रहा है, वो मक्का की रोटी भी नहीं खा पाते हैं, आइसक्रीम रसगुल्ले तो छूट ही जाते हैं पीछे। तो आप अपनी नीड्स थोड़ा कम रखिए और इंडिया की नीड्स को ज़्यादा ध्यान रखिए, और आप जितना भी कंट्रीब्यूट करें उतना ही बहुत है। ऐसा नहीं कि आप हर किसी को पद्मश्री मिलना है, दैट इज नॉट द गोल। जो हम जितना कंट्रीब्यूट कर सके, किसी की भी मदद कर सके। मेरे को बहुत बारी, मैंने कभी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन जब बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी करते हैं जो कि प्राइवेट अस्पताल में 50 लाख तक की भी कॉस्ट है, तो लोग बोलते हैं कि हम आपके लिए क्या करें, मतलब मिठाई का डब्बा ले आएंगे, हम आपके लिए क्या करें। तो मेरा जवाब सिर्फ हमेशा यही होता है कि अगर आपको लगता है मैंने आपके लिए अच्छा किया, आप 3 और लोगों के साथ अच्छा करेंगे, वो 3 और के साथ अच्छा करेंगे, तो इस तरह से हम काफी बदल लेंगे इस कंट्री को। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, अभी मैं रखता हूँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब पद्मश्री अख्तारुल वासी साहब की भावनाओं से भी हम लोग इत्तेफाक रखते हैं। इन्होंने कहा बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जवाब नहीं है। देखिए क्या मतलब बात है, हम लोग जब माशाअल्लाह माशाअल्लाह करते हैं उस तरह से आपकी बात है। सर एक्चुअली क्या है ना कि आपने जो भी बातें कही हैं, ये प्लास्टिक आपने अपने से रिलेट किया। हम लोग सर कहते हैं कि अपने से रिलेट किया। आपने कहा कि मुझे मौका मिले तो मैं इसको सफाई भाई कर दूं, ये रिलेट करना। हम दूसरे को उंगली उठा देते हैं, 4 उंगलियां हमारी तरफ होती है। डॉक्टर साहब ने जो बात कही वो पॉजिटिव है सर, हमने कहा नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं है। सकारात्मक पत्रकारिता का हम लोग अभी संदीप मारवा जी ने बुलाया है, मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दूसरा वर्कशॉप करेंगे निःशुल्क मीडिया कार्यशाला, और मारवा स्टूडियो के लिए तैयार रहिए। प्रखर आप ठीक है ना, प्रखर जी वहाँ पे मारवा स्टूडियो के साथ आरजेएस फैमिली जुड़ी हुई है, और प्रखर जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेली डायरी जिसके 30 लाख चैनल हैं, और आरजेएस फैमिली ने जोड़ दिया अपने आरजेएस फैमिली को। संदीप मारवा जी बहुत ही पॉजिटिव आदमी हैं और मीडिया गुरु हैं। सभी लोग आरजेएस फैमिली में जितने लोग आए हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, वो आने के बाद पॉजिटिव होके जाएंगे। टेलन दिशालिया जी बराबर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि एक ही परिचय में ऐसा लगता है जैसे मेरे बड़े भाई हों। और जो बातें हुई, उन्होंने कई पत्रकारों को फोन किया कि इस कार्यक्रम में आप लोग आइए। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय अरुण खरे जी आप जानते ही होंगे, वो पत्रकार दिल्ली के थे, लेकिन आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए थे, आज नहीं हैं। उनको श्रद्धांजलि देने, और रेडियो के ब्रॉडकास्टर मिसेज धनपत्नी भी आई हैं, उपेंद्र खुशबू जी आज नहीं हैं, 1 नवंबर को दोनों की डेथ हो गई थी। तो हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस सम्मान दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में 16 नवंबर को मनाया जाता है। और लोक सेवा प्रसारण दिवस, जब गांधी जी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे 12 नवंबर को आए थे शरणार्थियों को संबोधित करने के लिए। उस समय भारत की स्थिति कैसी थी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आवाज नहीं पहुंचती थी। आज तो वेबिनार के माध्यम से देश में आवाज जा रही है। हालांकि टेक्निकली हम लोग अभी टेक्नो सेवी नहीं हुए हैं, माफ कीजिएगा, वेबिनार में थोड़ी सी लाइटिंग की वो कमी दिख रही है, लेकिन आगे हम लोग धीरे धीरे इसको भी दूर करेंगे। अपना सारा संसाधन जो है वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया लेकर आएगा, और जिससे कि सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपको अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहेंगे। और जो कहते हैं कि सबका मालिक एक है, और कैसे है सबका मालिक एक, ये भारत की सनातन संस्कृति रही है। लेकिन कैसे है सबका मालिक एक, वो क्या है, और उसकी सकारात्मकता से हम लोग कैसे जीवन में उतार सकते हैं। परवेज अख्तर जी को बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना जी का, और पूरी आरजेएस फैमिली जो पूरे देश में जुड़े हुए हैं या देख रहे हैं अभी, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आभारी हूँ कि मुझे भी समय दिया यहाँ पर, और आभारी ज़्यादातर मैं इसलिए हूँ कि एक पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच को लेकर चल रहे हैं।
कल परसों भी मेरी एक मित्र से मुलाकात हुई, मेरे पास आए तो बोले कि अंधेरे बढ़ते जा रहे हैं, उजाले कम हो रहे हैं। तो मैंने सलाम किया उनको। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने इसके ऊपर बहुत विस्तृत जानकारी मुझे दी और बहुत चिंतित थे मेरे गुरुजी इस बारे में, और बड़ा सरल उपाय भी उन्होंने बताया इसको दूर करने का, कि अंधेरे कभी जो है ना स्पेस अपना बनाते नहीं है। जब उजाले कम हो जाते हैं तो फिर इन द ब्लैंक अंधेरे करते हैं, और अंधेरे को दूर करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि एक आप दिया जलाएं, रोशनी अपना आप हो जाएगी। और अंधेरे और रोशनी की ये ऊपर वाले ने चमत्कार रखा है कि उजाले हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। एक लाइट आप यहाँ जलाएंगे वो कहीं कहीं से टकरा कर, साइंस का फॉर्मूला भी है, वो पूरे में उजाला कर देगी, दूर दूर तक जाएगी। अंधेरे कभी फैलते नहीं है, हम लोग फैलने देते हैं अंधेरों को, ये को है। तो जैसे कि मन्ना जी ने मुझे कहा कि आध्यात्म की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट का समय है, तो जो मैं धन्यवाद करता हूँ इस सकारात्मक सोच के लिए। और सकारात्मक सोच एक्चुअली तब बनेगी, बातों से नहीं बनेगी। जब हम आपके बीच में कोई एक समानता है, उस समानता के ऊपर जब हम बात करेंगे और आपके और मेरे बीच में वो चीज़ सेम होगी, समान होगी, तो सोच सकारात्मक बनेगी, पॉजिटिव सोच बनेगी। अगर मैं कितना भी अपना गुणगान करता हूँ, आप अपने गुणगान करेंगे, और भी बहुत से लोग यहाँ पे अलग अलग उससे आए हुए अपना अपना गुणगान करेंगे, तो अपने अपने में रह जाएंगे। लेकिन हम लोगों के बीच में जो चीज़ कॉमन होगी उसके ऊपर बात करेंगे, सबके अंतर आत्मा से वो आवाज़ निकलेगी, या ना भी निकले तो स्वीकार ये हर एक को होगी। तो उस सकारात्मक सोच का सबसे पहला जो एक मंत्र है, और अगर कोई आपसे कहे कि भाई 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और मैं इतना समय नहीं है कि 4 वेदों को खंगाल सकूं या उनको पढ़ सकूं, आप एक लाइन में मुझे 4 वेदों का वो निचोड़ बता दीजिए। तो एक निचोड़ जो मन्ना जी जिससे प्रभावित हुए थे, वो सबका मालिक एक के ऊपर वहाँ लिखी हुई है बोर्ड पे, मन्ना जी का आभारी हूँ कि मन्ना जी ने उसको वहाँ पर स्थान दिया। वो एक ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नास्ति 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 नैना नास्ति किंचन। एकम ये संस्कृत की गिनती है, एकम द्वितीयम तृतीयम। एकम मतलब वो एक ही है, ब्रह्म मतलब हमारा क्रिएटर, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। हमारे सिख गुरु बैठे हुए रब के नाम से पुकारते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई ईश्वर कहता है। वो एक ही है, क्रिएटर हमारा एक ही है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है। नास्ति 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 3 बार खंडन किया, नहीं है नहीं है नहीं है, नैना नास्ति किंचन, अंश मात्र भी कोई दूसरा नहीं है। अब आप देखें, विचार करें आपस में, अपने अपने दिल के अंदर मनन करें आप सब लोग इस बात के ऊपर। पूरी दुनिया के लोग, आस्तिक लोग एक मत हैं इस बात के ऊपर, पूरी दुनिया के आस्तिक लोग एक मंत्र हैं कि केवल एक ही शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की और इसको चला रहा है। सारे इंसानों का बनाने वाला एक ही है, तभी हम सब का स्ट्रक्चर एक जैसा है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, जानते हैं कि हम सबका खून एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। ब्लड ग्रुप अलग हो सकते हैं, खून सबका एक ही है, लाल है। हमारे शरीर की रचना एक है, इससे पता चलता है कि हम किसी एक ही फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं। फिर अगर हमारे आपके पूज्य अलग अलग होते, हमारे क्रिएटर अलग अलग होते, तो सूरज चांद भी अलग अलग होते आपके, हमारे धरती आकाश पानी हर चीज का बंटवारा होता। यहाँ एक हॉल के अंदर बैठे हुए हम एक हवा में सांस ना ले रहे होते। तो इस एक बात के ऊपर सब लोग एक मत हैं कि हम सबका क्रिएटर, बनाने वाला, पैदा करने वाला, सस्टेनर, हमारा पालनहार वो एक ही है। उसको लोग अलग अलग नामों से याद करते हैं, नाम के मतभेद में नहीं जाना है। यही सेम बात जो वेदों का रस निचोड़ के एक सूत्र के अंदर कह दी गई, ब्रह्म सूत्र के अंदर, यही सेम बात कुरान के अंदर भी बड़े साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कही गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अहलल किताबी ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैअन। अर्थात जो लोग किताब दी गई, जिन लोगों को ज्ञान दिया गया, ईश्वरीय ज्ञान और किताब दी गई, उनको संबोधित करते हुए ऊपर वाला कह रहा है, एक किताब वालों, धार्मिक ग्रंथ वालों, आओ उस बात की तरफ जो तुम में हम में बराबर है। वो क्या है? अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह, कि एक मालिक की उपासना करें और उसके साथ किसी को साझी ना बनाएं। ये वही है ब्रह्मसूत्र, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो ये समानता है, और भी बहुत सारी समानताएं, केवल 2-2.5 मिनट का समय दिया है मन्ना जी ने, तो और भी बहुत सारी समानताएं हैं। और मैं आपको एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि झगड़े जो हैं ज़्यादातर भाषा के हैं। आप विचार करेंगे, गहराई में जाएंगे तो पता चल जाएगा। झगड़े ज़्यादातर भाषा के हैं, धर्म के नहीं है। जिनको धर्म का झगड़ा बना दिया जाता है, अगर उसी हिंदी को किसी से ट्रांसलेट करा के उर्दू में करा दिया जाए तो उर्दू वालों की समझ में आ जाएगी। और उर्दू में जो लोग मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, नाम जपते हैं, माला जपते हैं, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बता दी जाए तो उनकी समझ में आ जाएगी। वो कहेंगे तू जो कह रहा है वो मैं वही करता हूँ दूसरी भाषा में। वहाँ पानी रखा हुआ है, सब लोगों ने पिया होगा। अगर अभी पंडित जी यहाँ बैठे थे, चले गए,
अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं जल ग्रहण करूंगा, तो क्या ग्रहण करेंगे? वो उसी को ग्रहण करेंगे। कोई अंग्रेज यहाँ बैठा हो तो कहेगा आई वांट टू ड्रिंक वाटर, उसी को कहेंगे। वो मूल रूप है उसका, भाषाएं उसकी बदलती रहेंगी, पानी कहो, मलयालम में वेलम कहो, इंग्लिश में वाटर कहो, उसकी भाषाएं बदलती रहेंगी, मूल रूप वही रहेगा। उसी तरह से हम सबके पैदा करने वाले उस मालिक का, हमारे क्रिएटर का, जिसके हम जितना आभार व्यक्त करें, जितनी वंदना करें उतना कम है, उसका मूल रूप ये है कि वो एक है, अकेला है, निराकार है और अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है। बाकी दुनिया की हर चीज़ नाशवान है, वो अविनाशी है। तो इस तरह से बात बहुत लंबी और भी जा सकती, शायद मेरा समय हो गया, तो मैं बस इतना ही कहकर आप लोगों से आगे जाने धन्यवाद परवेज अख्तर साहब। सबका मालिक एक है। निश्चित रूप से ये वैरायटीज जो है समाज की संस्कृति में रहनी चाहिए। और रेणु कुशवाहा जी जो कि श्रेया NTT इंस्टीट्यूट गुड़गांव साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आई हैं, आपका बहुत बहुत आभार है। बिल्कुल महिला शक्ति के रूप में आप लोगों का आरजेएस फैमिली स्वागत करती है। और अभी वक्ता हैं बोलने के लिए, 6 बजे का टाइम हम लोगों ने दिया है, थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिए कि 6 से ऊपर हो गए हैं जी। निश्चित रूप से लेकिन बहुत ही आध्यात्मिक रूप से कुछ चीज ले जाने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। और हैदराबाद से प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने कि आजादी की अमृत गाथा को 150 अंकों तक करने का संकल्प लिया है, बैठे हैं इस समय हैदराबाद। लेकिन वेबिनार में हम लोग आमंत्रित करेंगे, हर वेबिनार में समय देने वाले प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों के बीच में तमाम गणमान्य अतिथि जुड़े हुए हैं जो कि बिजोन मिश्रा जी को पता है। और प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी के विजन से हम लोग 150वां कार्यक्रम जो है वो 6 अगस्त 2023 को करेंगे। और वो कार्यक्रम भारत का अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम होगा। तो प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर जो भी एडवाइस देना चाहते हैं हैदराबाद से, आपकी आवाज सुनी जा रही है। प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी। थैंक यू वेरी मच। उदय मन्ना जी माइक ले लेते हैं। हां वो आ जाएगा। We have hit the century 100. This is 100. You know, and Deepak Ji and all the founders of RJS परिवार, हाँ अभी कुछ लोग और विजिबल हो रहे हैं। हम सोच रहे थे कि where is the invisible visible people? जो लोग इनविजिबल थे वो विजिबल हो गए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ लोगों को हम देख नहीं पा रहे थे जो actually the foundation of today's event, and I can see them now. I'm very happy about it. All my friends on the dais, all eminent speakers, and I again once again congratulate each one of you for making it possible. आप लोग नहीं होते तो we couldn't have reached the 100th episode, and we have reached it. And what does it prove? It proves that Bharat, कल, आज और कल, that's the theme. And I would like to tell you that when I was born in 1951 in India, what I saw Bharat as I started growing up was a Bharat which was laying foundation to a great future. हमको याद है, you know, I still clearly remember 8 साल लगता था एक स्कूटर मिलने के लिए, पूरा पैसा दे देते थे। used to pay the full money in advance. हमको याद है हर एक चीज के लिए अंडर द टेबल पैसा दिया जाता था for out of turn delivery. That was the Bharat which was being built. कल with a big monopoly, बहुत बड़े-बड़े monopolies थे, किसी का कोई कहने का कोई फ्रीडम नहीं था, भले ही मैं इंडिपेंडेंट, बट कोई हम लोग को नहीं सुनते। आपका पैसा आप कमाकर अपने पैसे से एक टेलीफोन कनेक्शन मांगते थे, वो भी घर पे 8 साल बाद लगता था और 3 महीने लग जाते
पहुंचा रहे हैं हम लोगों को, आज उन लोगों को मुफ्त में देना पड़ रहा है सेवा हम लोग। एंड व्हाट डू आई सी एज टुमारो? सी, आज हमारे पास चॉइस है, आज हमारे पास एक पावर है कि हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, किस कीमत पे चाहते हैं, किस कीमत में नहीं चाहते हैं। हमसे सलाह लिया जाता है, हमसे रेगुलर कंसल्टेशन किया जाता है पॉलिसी लाने में। यह है आज। और कल हम देखना चाहेंगे कि हमारे यूथ, which is the biggest strength in my country, the largest country in the world which has the highest population of youth, is India. Tomorrow, I want to see India as one of the biggest economy of the world. We are today fifth economy of the world. Very soon, we will become two. And हम सोचते हैं कि we will become one day the biggest economy of the world. कल हम लोग देख रहे हैं vision. The vision for me tomorrow is India is going to lead the world. Whole world is looking at India. सारा विश्व में सारे लोग केवल इंडिया इंडिया कर रहा है। क्यों? क्योंकि we are the biggest market. 1.4 billion citizens we have. Our biggest strength is population. It is not negative. जैसे हम आज इस परिवार में हर रविवार को 11 बजे बात करते हैं, क्या बात करते हैं? Positive. Look at things in a positive manner. Don't look at the half empty glass, look at the half filled glass. India is highly talented. इस कमरे के अंदर जहाँ आप लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग जो बाहर से भी हैं, we are all working together to help each other. And I can see Akanksha, wonderful job. These young people are doing wonderful job. Bringing RJS Parivar technologically accessible to people. Our positive thinking is reaching the nook and corner of the world. We have people from all over the world joining us on Sunday at 11 o'clock. How is it possible? A person sitting in USA joining RJS Parivar. It is only possible because youngsters like Akanksha and the technical team of RJS has made us reach the nook and corner of the world. My friends, I am so proud of all of you. I am so proud of RJS Parivar. I feel very delighted and happy to be able to connect with you all. I want to bless each one of you. I want to wish all of you all success in life. Never feel negative. Always think we shall win. हम लोग होंगे कामयाब. India will become number one economy of the world. तो भारत आज, कल और आज का future is सोने की चिड़िया. We are going to be the golden bird of the world. So congratulations, Teacher Mathur ji, Uday, Manna ji, all my friends, Bachchan ji, all my friends who have joined, Om Prakash ji, Mundi Kumari ji, everybody who meets us every Sunday at 11 o'clock. I want to congratulate each one of you. Thank you, sir. Thank you. Congratulate all my eminent speakers who have given excellent message on this day. So congratulations. We look forward to the 150th episode to be completed next year. And I'm sure with this kind of a speed which we are moving, we will convert India into a positive country. Thank you very much. थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू. जी थैंक यू. प्रोफेसर विजय कुमार मिश्रा जी ने हैदराबाद से ये संदेश दिया है कि 150वां जो अंक होगा, जो 100 अंक हो रहा है शताब्दी महोत्सव, वो 6 अगस्त 2023 को होगा. तो प्रोफेसर विजय कुमार मिश्रा जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया, सभी स्पीकर को सुना भी, हैदराबाद से आप जुड़े. ये अच्छी मतलब अच्छा लग रहा है कि आपका जो एडवाइस मार्गदर्शन मिल रहा है 150 अंक तक पूरा करेंगे, इसके लिए आपका धन्यवाद.
प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, जो कि आज़ादी की अमृत गाथा से दिल से जुड़े हैं और आज मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। और आज़ादी की अमृत गाथा को जब शुरू किया गया तो हम लोग उर्दू का पत्रकारिता में क्या योगदान रहा है उस पर वेबिनार किया था। इसके बाद और भी चीज़ों पे वेबिनार किया, लेकिन आज जो है हम लोग 100वां अंक कर रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है। और ऐसे मौके पर पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब जो चेयरमैन हैं खुसरो फाउंडेशन के, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मंच की शोभा बढ़ा रहे तमाम हमारे आदरणीय मित्रों, सभा में उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं उदय मन्ना साहब का, आरजेएस परिवार का और उससे जुड़े सारे लोगों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। साहिबो, सकारात्मक सोच की बात हो रही है। भारत बनता ही सकारात्मक सोच से, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। आपको याद होगा कि हमारे फिल्मों में जो भजन सबसे लोकप्रिय है वो कौन सा है? मन तरिपत हरि दर्शन को आज। लिखा शकील ने जी, संगीतबद्ध किया नौशाद ने, गाया मोहम्मद रफ़ी ने। और ये एक तरफ की कहानी नहीं है। क्या मैं बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, लता ताई ने गाया। ये भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात जो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, दिल्ली के करीब पानीपत है। पानीपत में एक दरगाह है शाह कलंदर की। शाह कलंदर में एक बू अली शाह कलंदर है जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। एक गौस अली शाह कलंदर है जो कि गालिब और सर सैयद के समकालीन थे जी। जब गौस अली शाह कलंदर पैदा हुए तो उनकी माँ का देहांत हो गया उनको पैदा करते में। अब उनके बाप जो थे मामूली मौलवी थे, मस्जिद में इमामत करते थे। मसला ये था कि किस तरह से बच्चे का पालन पोषण करें, नवजात शिशु का। उन्होंने जब वो बराबर में पंडित जी रहते थे, पंडित जी की बीवी ने उसी वक्त एक बच्ची को जन्म दिया था। जब उन्हें पता चला कि मौलाना की बीवी का देहांत हो गया है बच्चे को जन्म देते में और बच्चे को दूध पिलाने का मसला है और मौलवी साहब में ये क्षमता नहीं है कि वो एक नौकरानी रख सके दूध पिलाने के लिए दाया, तो उन्होंने कहा मौलवी साहब से कहो, पंडित जी से कहा मौलवी साहब से कहो परेशान ना हो, एक छाती से मैं अपनी बेटी को और एक छाती से उनके बेटे को दूध पिलाऊंगी। कहानी खत्म यही नहीं होती है, यहाँ से शुरू होती है। पंडित जी के कोई बेटा नहीं हुआ। जब उनका देहांत हुआ तो सवाल ये हुआ कि उनकी आखिरी रसूमात कौन अदा करे, अंत्येष्टि कौन करे। ऐसे में गौस अली शाह कलंदर ने कहा कि कौन करेगा, मैं करूँगा जी। उस माँ का मैंने दूध पिया है, उस दूध का कर्ज ये है और मेरा फर्ज ये है कि मैं आज उसका की अदायगी करूं। और उन्होंने जो तरीका होता है वैदिक परंपरा का, उसके मुताबिक वेशभूषा धारण की, गंगा जल लिया, आगे आगे अर्थी पे चली, उसको आग दी, उसके बाद फूलों का विसर्जन किया, उसके बाद हरिद्वार जाके फूलों का विसर्जन किया। कुछ मुसलमानों ने एतराज़ किया कि आपने ये क्या किया। उन्होंने कहा मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि इससे चला जाए। तो साहिबो, हिंदुस्तान इससे बनता है जी। और एक आखिरी बात मैं आपसे, चूंकि यह धर्म की बात भी आई है, वो धर्म मेरा जिंदगी भर मैंने धर्म ही को पढ़ाया है,
इस्लामिक स्टडीज मेरा सब्जेक्ट है, उदय मन्ना जी जैसे फरमा रहे थे। याद रखिए, इस देश में जो रिलीजियस प्लूरलिज्म है वो मेरे और आपकी वजह से नहीं है, वो ऊपर वाले की मर्जी और मंशा है। वरना वो अगर चाहता तो सबको एक सांचे में ढाल सकता था, क्योंकि हम सब उसे सर्वशक्तिमान मानते हैं। बहैसियत मुसलमान के मेरा भी ईमान है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बिलाशुबा वो सबसे ताकत रखने वाला है। तो वो चाहता तो सबको एक सांचे में ढाल देता। जो उसने नहीं किया उसे करने की चेष्टा आप ना करें। खुदा के लिए हर आदमी को उसकी बुद्धि और विवेक के अनुसार अपनी धार्मिक परंपरा को चुनने और उस पर अमल करने का पूरी तरह से मौका दें, ये असल चीज़ है। और इसीलिए हिंदुस्तान जो है उसमें दुनिया की तमाम धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो जमा रह गई हैं। यहाँ हर धर्म के संस्कार और हर धर्म की संस्कृति मौजूद है। हमें उसका आदर और सम्मान करना चाहिए और खुदा के लिए धर्म को जोड़ने का जरिया बनाना चाहिए, तोड़ने का नहीं बनाना चाहिए। जो लोग के धर्म के नाम पे ऐसा करते हैं वो धर्म की सेवा नहीं करते हैं, बुनियादी तौर पे धर्म के खिलाफ काम करते हैं। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। चलते चलते एक हदीस कहते हैं, रसूलुल्लाह जो पैगंबर इस्लाम थे उनकी कहनी को या कथनी को या करनी को उन्होंने एक बात कही थी, वो हर हिंदुस्तानी को गृह में बांध लेनी चाहिए, मुसलमान को भी और गैर मुस्लिम को भी। उन्होंने कहा था कि ईमान वाले की, आस्था वाले की पहचान ये है कि वो जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे के लिए पसंद करता है। आप अपने लिए अगर घृणा पसंद करते हैं, आप अपने लिए गाली अगर पसंद करते हैं, अपने लिए यातना पसंद करते हैं, अपने लिए बुराई पसंद करते हैं, तो उस रास्ते को आपको इख्तियार करने की इजाज़त है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो दूसरे के लिए भी, खुदा के लिए मत सोचिए। आइए हम और आप मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये देश आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, ये देश तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे। इस देश का दुनिया में अगर उच्च स्थान होगा तो हमारा भी उच्च स्थान होगा। और दुनिया में हिंदुस्तान की जो शक्तिशाली बननी है वो अपनी जगह है, लेकिन मेरी तो एक ही दुआ है और ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान जो है दुनिया के अंदर आध्यात्म की राजधानी बने और दुनिया की तमाम जो धार्मिक परंपराएं हैं उनकी रोशनी दुनिया में यहाँ से पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।